स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं शिखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन। नाउ वी आर बिगनिंग विथ एम्पायर एंड इकोनॉमी पार्ट 2, यानी कि एम्पायर एंड इकोनॉमी के स्टार्टिंग के लेक्चर्स हमने देखे हैं, किस तरीके से ब्रिटिशर्स वर गेयरिंग अप फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, एज अ कॉलोनी। उसके बाद में क्या तरीके थे, यानी कि व्हाट वर द फैक्टर्स थ्रू विच दे वर मेकिंग श्योर दैट दे वुड ड्रेन इंडिया, दैट इज थ्रू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये तीन चीजें हमें करनी थी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिंक छोड़ा था, दैट एक्चुअली इंडिया को इकोनॉमिकली इम्पोवरिश करने का भी एक तरीका था। पॉलिटिकल कैंपेन दैट वाज डिफरेंट, जिसको आपने 1757 से लेके 1849 तक देखा, टिल द पंजाब वॉर्स, दैट इज फ्रॉम प्लासी टू पंजाब वॉर्स। वो था पॉलिटिकल एसिडेंसी, कि पॉलिटिकली आप भारत को कैसे एक प्रकार से काबिज कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली आप कैसे कर रहे हैं, ये काफी महीन काम था। दिस वाज इंडीड अ थिंग विच वाज डन इन स्टेजेस। 3 स्टेजेस के बारे में भी हमने बात किया। द वे रजनीकांत दत्त टॉक्स अबाउट, आरपी दत्त टॉक्स अबाउट, कि कैसे दे वर फॉलोइंग मर्केंटलिस्ट फेज, दैट इज द फेज फ्रॉम ऑलमोस्ट 1757 टू 1813, जहां पर इंडिया वाज ड्रेन्ड लाइक अ पर्टिकुलर क्लासिक कॉलोनी। बुलियन ट्रेड हो रहा है, यहाँ से सोने और चांदी जो है वो लिए जा रहे हैं, दैट वाज क्लासिक। लेकिन उसके बाद 1813 के बाद इंडिया को मार्केट बना दिया गया, दैट इज द सेकेंड स्टेज, 1813 से लेके 1857 तक, जहां पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं अपनी दुकान लगा रही थी भारत में, लेकिन ब्रिटेन के और भी कंपनीज और भी मर्चेंट्स दुकान लगा रहे थे भारत में। भारत को एक बाजार बना दिया था। एंड द थर्ड स्टेज वाज फाइनेंस इंपीरियलिज्म, 1857 से आगे का, जहां पर लोन देकर भारत को गुलाम बनाया जा रहा था, और लोन के बदले में हेफ्टी इंटरेस्ट। उसी के पार्ट में हम देखेंगे कि इस तरह से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से चीजें जो है, हमारे एक्सपोर्ट्स और हमारी वेल्थ, साथ ही साथ हमारा मॉरल वेल्थ, ये भी ले जा रही है। एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड आई विल ऑल्सो गिव यू अ वेरी टफ MCQ। टफ, वाई विल आई गिव यू अ टफ MCQ? बिकॉज एक प्रकार से मेरा ही मानना है, और काफी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं उनका भी मानना है, वन सिंपल फॉर्मूला दैट वी लिव अबाउट, दैट द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि जब आप शांत समय में, जब आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अगर शांत समय में आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा MCQ सॉल्व करेंगे, टफ MCQ सॉल्व करेंगे, तो शायद मेन प्रीलिम्स में आपके लिए राह उतनी ही आसान होगी। एंड MCQs विल बी बेस्ड ऑन द लेक्चर्स। तो जो लेक्चर्स हैं उसी के ऊपर मैं MCQ बेस्ड करूंगा, ताकि आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो। बट आई विल मेक श्योर that this will be a challenge based MCQ. It's like being hard on history, that Bruce Lee used to say that don't pray for an easy life, pray for a hard one. कि आप ये मत प्रे करिए कि अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आसान क्वेश्चन आ जाएगा, आसान मैं सॉल्व कर लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, आई विल गेन मार्क्स। नहीं, यस, दैट मे हेल्प यू बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, बट दैट विल नॉट हेल्प यू अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन टफ आती है। सो आवर स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी one level higher than the prelims itself, ताकि prelims में कोई भी क्वेश्चन आने दो, you'll be able to see it through. Okay, so look out for this particular series. मैं कोशिश करूंगा कि सीरीज के अलावा भी आपको MCQs दूं, particularly हिस्ट्री की, ताकि आप टफ से टफ चैलेंज के लिए तैयार रहें, और कॉन्फिडेंस शुड गो अप at the end of your preparations. So let us start with it. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहला टॉपिक यही है विद इन द एम्पायर एंड इकोनॉमी सेक्शन। शेखर बंदोपाध्याय कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को टैकल करते हैं, कि कृषि का कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। देखिए, कृषि जब भी प्रैक्टिस की जाती है, आज भी भारत में जब कृषि प्रैक्टिस की जा रही है, विच आर द डोमिनेंट क्रॉप्स दैट वी होल्ड। हमारे पास जो डोमिनेंट क्रॉप्स कौन से हैं? दीज आर नथिंग बट फूड क्रॉप्स। सबसे ज्यादा FCI अपने गोडाउन में फूड क्रॉप्स होल्ड करती है, राइट? तो इट इज व्हीट, राइस, ये दो चीज, एंड पल्सेस ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा होल्ड यही किया जाता है। एंड अमॉन्ग ऑल द थ्री सबसे ज्यादा क्वांटिटी राइस की होती है, राइट? वी होल्ड इट इन मिलियंस ऑफ टन्स, 13 से लेके 28 मिलियन टन्स का लोअर और हायर थ्रेशहोल्ड है FCI का। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट की सबसे पहले मंशा होती है फूड सिक्योरिटी को पूरा करना। ब्रिटिशर्स
फूड सिक्योरिटी को पूरा करने की कोई मंशा नहीं रखते थे भारत में। उस समय भारत की आबादी एट अराउंड, उस समय का मतलब द टाइम पीरियड विच आई एम सेइंग एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी के अंत में भारत की जनसंख्या 20 से लेके 25 करोड़ के आसपास में थी। 1900 के आसपास वो 30 करोड़ हो जाती है। सो यू कैन इमेजिन दैट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से भारत फिर भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हुआ करता था। और ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ब्रिटिशर्स की ये कोई भी मंशा नहीं होती थी कि भारतीयों के 2 वक्त की रोजी रोटी को सुनिश्चित किया जाए, राइट? सो 2 times ब्रेड एंड बटर, इसकी कोई गारंटी ब्रिटिशर्स वर नॉट गिविंग। और ये हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज दे वर शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, वो नॉन फूड क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे बिकॉज उससे उन्हें रेडी कैश अवेलेबल होता था, रेडीली उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता था और वो वर्ल्ड इकोनॉमी में उन्हें इंटीग्रेट करने में भी काम आता था। यानी कि एक्सपोर्ट उन्हें देश के बाहर करना था। इंडिया के बाहर ऐसे क्रॉप्स की डिमांड थी जो क्रॉप्स वो इंडिया में उगा रहे थे। तो सबसे पहला आता है नाम एक्चुअली 2 क्रॉप्स का, इंडिगो एंड ओपियम, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। लेकिन इंडिगो टेक्सटाइल में सबसे इंपॉर्टेंट मकाम रखता था बिकॉज इंडिगो वॉज अ नेचुरल डाई, राइट? अगर कपड़ा है, कॉटन है, तो ज़्यादातर कॉटन जो है वो ब्लीच्ड होते थे या वाइट होते थे जब उन्हें प्रोसेस किया जाता था। उसके बाद उस पर कलर चढ़ाने के लिए, नील चढ़ाने के लिए, द कलर्स एज यू फाइंड, इंडिगो ओपियम की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। इंडिगो वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट दैट वॉज गोइंग इन टेक्सटाइल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में टेक्सटाइल के ऊपर काफी बड़ा एक प्रकार का इंडस्ट्री खड़ा हो चुका था। दिस वी आर टॉकिंग एट अबाउट 18th सेंचुरी, और उस इंडस्ट्री को फ्यूल कर रही थी वहां की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आप सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जरूर पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहीं सबसे पहले हुआ था तो वो ब्रिटेन में हुआ था, और वो टेक्सटाइल की वजह से ही हो रहा था। एरिक हॉब्सबॉम ने किताब लिखी है एज ऑफ रेवोल्यूशन, हालांकि उन्होंने 3 किताब लिखी है, एंड ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, एज ऑफ रेवोल्यूशन, सो ऑन सो फोर्थ। बट उस किताब में वो बताते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में सिर्फ एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, और वो प्रोडक्ट थी कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा बन रही थी ब्रिटेन में, और उसको 2 प्रोडक्ट एक प्रकार से भारत से हवा दे रही थी। 2 प्रोडक्ट भारत से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सींच रही थी। एक था इंडिगो, दूसरा था कॉटन। तीसरा जूट, जो नेचुरली भारत में एज अ नेचुरल फाइबर यूज किया जा रहा है, पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। आज भी बंगाल और बांग्लादेश, ये 2 ऐसे एरिया हैं जहां पर जूट बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होती है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट भी शुगर के पैकेजिंग में जूट को इंकरेज किया करते हैं। बट उस जमाने में जूट वॉज ओनली यूज्ड एज अ नेचुरल फाइबर एज वेल एज पैकेजिंग। ज्यादातर आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा बांग्लादेश का रिवराइन डेल्टा जूट के प्रोडक्शन के लिए यूज होता था। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसीलिए जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं बांग्लादेश के, वहां पर ये नेचुरली बहुत ही ज्यादा तौर पर उगाया जा रहा था। फाइनली टोबैको एंड ओपियम। टोबैको तो उत्तर भारत में बहुत सारे जगहों पर उगाया जाता था, लेकिन ओपियम एक ऐसी खेती होती थी भारत के नॉर्दर्न एरियाज, पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां से आप ये समझ सकते हैं कि ना सिर्फ भारत की कहानी जुड़ी है बल्कि चाइना की भी कहानी जुड़ी है। कैसे जुड़ी है मैं आपको बताऊंगा, राइट? इनफैक्ट कॉटन की कहानी से अमेरिकन रेवोल्यूशन की कहानी जुड़ी है। द कंसेप्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज रियली फैसिनेटिंग, कि किस तरीके से भारत में ये सारे प्रोडक्ट्स उगाकर ब्रिटिशर्स अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी का बादशाह बना रहे थे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भारतीय किसान उतने ही ज्यादा कर्ज में डूबते जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं इंडियन रिवोल्ट से भी जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारत में भी इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, या डेक्कन में 1875 में हमें देखने को मिल रहा है द डेक्कन रिवोल्ट, कॉटन के वजह से, राइट? ओपियम के वजह से चाइना में युद्ध हो रही थी 1840s में।
1840 के स्टार्ट 1842 में यू हैव ओपियम वॉर्स जो ब्रिटेन लड़ रहा है चाइना के खिलाफ। चाइना की एक पूरी जनरेशन्स को अफीम के नशे में जकड़ लिया गया था। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक और प्रोडक्ट है जिसे मैं मेंशन करना यहाँ पर भूल गया हूँ, लेकिन आगे हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, एंड दैट इज टी, चाय। आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे भारतीय जो चाय नहीं पीते हैं वो चाय पीने लगे थे। चाय पीते पीते आपको तैयारी भी करनी होती है, राइट? तैयारी करने में सबसे ज़्यादा आप चाय की याद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जब तो तैयारी कर रहा हो और उसके हाथ में अगर चाय की प्याली हो तो उसको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स ने एक प्रकार से हमारे लिए हमें कॉमर्शलाइज करके दिया। इंडियंस नेवर यूज्ड टू ड्रिंक टी। लाहौर स्टेशन पर चाय की पत्तियों को खुले आम फेंका जाता था, फ्री में दिया जाता था, ताकि भारतीयों को आदत लगे चाय पीने की। एडवर्टिजमेंट्स, इश्तिहार छापे जाते थे कि एक आइडियल आदमी कैसा होगा जो दिन भर काम करके आएगा और घर में फिर उनकी वाइफ उनके लिए चाय बना के पेश करेंगी, एंड दैट इज द आइडियल इंग्लिश मैन। भारतीय अखबारों में इश्तिहार छपते थे और ये बताया जाता था कि एक आइडियल आदमी आपको बनना है तो चाय पीना है शाम को। ये सब कैसे पता चलेगा आपको, राइट? तैयारी करते हुए। जब आप तैयारी करते हैं आप उसमें पूरे संलिप्त हो जाते हैं। यू जस्ट टेक योर होल एंड सोल एंड गिव इट, राइट? यही हमारी अप्रोच होती है फॉर योर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट को प्रीलिम्स अलग से कहीं तैयारी की जाए, मेंस की तैयारी अलग हो जाए, इंटरव्यू की तैयारी अलग हो जाए, 10 जगह भागने में बहुत परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि आप एकाग्रता से एक जगह पे तैयारी करें। उसके लिए वी हैव दिस प्रोडक्ट फॉर यू कॉल्ड एज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सेक्शन, जिसमें हम आपको मेंस की रेसिडेंशियल तैयारी करवाएंगे ताकि प्रीलिम्स निकलने के बाद आपको भागना दौड़ना ना पड़े, एट नो एडेड कॉस्ट। इसी कॉस्ट में आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। हमारे कैंपस में हम 4 महीने ऑफलाइन क्लासेस, डेडिकेटेड ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, ताकि आप आंसर राइटिंग के साथ साथ 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही साथ हाउ विल यू राइट एन आंसर दैट विल पुट यू वन अहेड देन द अदर्स। एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द सेम सोर्स ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आपके आंसर्स अलग होते हैं, मार्क्स अलग होते हैं, रैंक अलग हो जाते हैं। ऐसे कैसे? तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने प्रतिद्वंदी से एक अप रहें। वो तभी हो सकता है जब आप रिगरस मेहनत, पढ़ाई संलिप्तता के साथ यानी कि एकाग्रता के साथ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाय या कॉफी भी हाथ में लें तो वो कंसेप्ट रिवाइज होना चाहिए। दैट शुड बी द फोकस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं कम से कम वो इस एकाग्रता के साथ प्रिपेयर। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल ऑल्सो गिव यू एन एमसीक्यू एंड आई विल टेल यू the level of questions that we want to solve with you, right? So be prepared for that. Look up the lecture with all rapt attention. जितना हो सके उतनी एकाग्रता के साथ लेक्चर को देखें and will come okay. Use the code ASHLIFE. If you don't use the code तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा. Use the code ASHLIFE. Today is the last day, by the way. Okay, 11 अप्रैल लास्ट डेट है. Please make sure that you fulfill your dream. ठीक है, इसे लाइटली मत लीजिए. Enroll and start preparing right away. ओपीएम, सबसे पहले ओपीएम की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बिकॉज ओपीएम भारत में खपत नहीं हो रहा था। भारत में ओपीएम उग रहा था। जी हाँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रिटिशर्स ये काम किया करते थे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में ओपीएम उगाया जा रहा था, बिहार में, यूपी में ओपीएम उगाया जा रहा है। उस ओपीएम को भेजा कहाँ जा रहा है? चाइना। जी हाँ, चाइना के कैंटन पोर्ट में। कैंटन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ चाइना, जिसके थ्रू चाइना में एंट्री हुआ करती थी। और ब्रिटिशर्स गैर कानूनी रूप से, बिकॉज ओपीएम को बेचना चाइना में बैन था, प्रतिबंधित था, वो एक कॉन्ट्राबैंड आइटम था, लेकिन वो प्रतिबंधित रूप से भारतीय अफीम को, भारतीय ओपीएम को कैंटन में भेजते थे, चाइना में भेजते थे। और उससे जो आमद होती थी, उससे जो पैसा उन्हें मिलता था, उससे वो वहां की चाय यानी कि चाइना की चाय, सबसे पहले चाय या टी लीव्स को हम चाइना में देखते हैं, भारत में नहीं देखते। मैंने आपको पहले ही कहा कि टी इज नॉट इंडिजीनियस टू इंडिया, राइट? भारतीयों के यहाँ पर आने, हम अपने मेहमान का स्वागत ना गुड़ शक्कर से किया करते थे, राइट? या आप दही, छाछ, मट्ठा एक्सेट्रा इन सब से किया करते थे। वी यूज्ड टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स इन दैट वे। ड्रिंकिंग टी इज नॉट अ
ट्रॉपिकल थिंग टू डू, राइट? हाँ, हमारा देश एक ट्रॉपिकल देश है और यहाँ पर अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, पर्टिकुलरली गर्मी का सीजन आ चुका है, आप सब लोग जानते होंगे कि आप ज़्यादातर दही, छाछ, लस्सी वगैरह यूज़ करते हैं। भारतीयों की परंपरा वैसी ही थी। ड्रिंकिंग टी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल इन विक्टोरियन ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिशर्स टी पीने की आदत जरूर रखते थे। वो जैसे चाय पीते थे वैसे चाइनीज चाय नहीं पीते थे। अंडरस्टैंड? चाइनीज जो है वो डिश को कॉन्कॉक्ट नहीं करते थे। चाय की पत्तियों को बड़े ही नॉर्मल सबलाइम तरीके से गर्म कर कर जो काढ़ा बनता था, उस काढ़े के रूप में वो इन्हें चाय पिया जाता। जो चाय आप आज देखते हैं उसे बहुत पैलेटेबल बनाया गया है, यानी पीने योग्य बनाया गया है। अगर आप चाय को उनकी असली पत्तियों के स्वाद पीने के साथ अगर पीना चाहेंगे तो आपको वो कड़वी लग सकती है। द टेस्ट ऑफ टी इज नॉट एक्चुअली स्वीट, राइट? सो चाय के अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से वो पिया जाता है। लेकिन देखिए इस कलाकृति को, ब्रिटिशर्स के इस दिमाग को, कि भारत से अफीम उगाकर चाइना भेजा जा रहा है, चाइना से उसी अफीम के एवज में चाय मंगाई जा रही है, और वो चाय भारत में आती है और भारत से वो चाय और भी जगह पे एक्सपोर्ट होती है। चाय, सिल्क एंड पोर्सलिन। पोर्सलिन भी आ रहा था बिकॉज पोर्सलिन वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सपोर्ट्स दैट चाइना यूज्ड टू मेक। और पोर्सलिन जा कहां पे रहा है ये सब कुछ? ग्रेट ब्रिटेन में। सिर्फ ब्रिटेन में नहीं जा रहा था ये चाय, ये सिल्क यूरोप के अन्य देशों में, पर्टिकुलरली अमेरिकाज में भी जा रहा था। जी हाँ, अमेरिका ऑलमोस्ट जब ये ट्राई पार्टी ट्रेड चल रही थी तब ब्रिटिशर्स के अंदर हुआ करता था। 1776 में जाके अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है, और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन भी भारत के चाय से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। कैसे जुड़ा हुआ है आई विल टेल यू, बट आई होप आप अभी समझ रहे होंगे थ्रू दिस चैप्टर दैट ब्रिटिशर्स दोनों तरफ से फायदे में थे। ओपियम की जो खेती होती थी भारत में वो कंपल्सरीली होती थी, यानी कि आपके पास चॉइस नहीं था। आप कह सकते हैं कि सर अफीम उगाना, क्योंकि अफीम कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं जो आप खाने में यूज कर सके। अफीम एक नशा वाला प्रोडक्ट है, एक अपॉइड सब्सटेंस है। आज तो इलीगल है उगाना, सिर्फ गवर्नमेंट उगा सकती है, लेकिन उसके अलावा अफीम उगा के भारतीयों का क्या होता, राइट? वो तो खाने की चीज है नहीं, और यहाँ पे पहले से फेमाइंस और ड्रॉट आ रहे थे, तो भारतीय अफीम क्यों उगाएंगे? इसका सिंपल रीजन यही है कि चाहे वो अफीम हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो टी हो, या इवन वो कॉटन हो, भारतीयों को ये चीजें जबरदस्ती उगाने का हुक्म दिया जाता था। दिस वॉज अंडर व्हाट यू कॉल एज कोवर्शंस, राइट? तो ओपियम की खेती होगी जहां पर एक प्रकार से आपकी खेती भी नष्ट हो जाती थी। इट इज अ वेरी न्यूट्रिएंट इंटेंसिव क्रॉप। ऐसे में किसानों के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स को उगाना कोई अच्छी बात थी नहीं, लेकिन उन्हें कोर्स किया जाता था, उन्हें एडवांस दिया जाता था, और अगर वो नहीं उगाते तो पर्टिकुलरली उनके लैंड सीज कर लिए जाते। इनफैक्ट इंडिगो में हमने देखा है दैट देयर वाज कंपल्सरी 3 खटाई सिस्टम इन विच 1/3 ऑफ योर लैंड वाज सपोज्ड टू बी टेकन फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। कि अगर आपके पास 3 एकड़ की जमीन है तो 3 एकड़ में से कम 1 एकड़ तो आपको जरूर खेती में इंडिगो उगाना है, अदरवाइज आपकी खेती जब्त की जा सकती। दैट वाज द सिस्टम ऑफ कोर्शन। भारतीय किसान करते तो करते क्या, राइट? तो इसी की वजह से चाइना के साथ, बस चाइना के लोग ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि 70% चाइना की जो आबादी थी वो ओपियम के नशे में लत हो चुकी। ओपियम उनके रगों रगों में पहुंच चुका था। इनफैक्ट अंडरस्टैंड दैट ओपियम वाज अ कॉन्ट्राबैंड आइटम। चाइना ने ओपियम की इंपोर्ट से मना कर दिया था। ओपियम जिसके पास होता था वो इसे अरेस्ट कर लिया जाता था, और अंत में चाइना तंग होकर ब्रिटिशर्स के साथ 1840 के शुरुआती दशकों में ओपियम वॉर करता है। और ये ओपियम वॉर चाइना के लिए ठीक नहीं होता, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी और खुल जाती है। चाइनीज हार जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ बिकॉज वो उनके कैनन्स और उनके नेवल पावर के सामने नहीं टिक पाते। एक प्रकार से कटिंग अप ऑफ चाइनीज मेलन हो जाता है, यानी कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिकन या नेदरलैंड के शासक या इवन फ्रांस जो है वो चाइना को कैप्चर करने, चाइना के अलग अलग पोर्ट्स पर काबिज होने आ जाती है।
सो ये औपनिवेशिकता की या कॉलोनाइजेशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री की, जो आप इंडियन हिस्ट्री के पढ़ाने के तौर पर या पढ़ने के क्रम में नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जरूर पढ़ेंगे इसे, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर मेंस। तो आई वाज जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड ऑफ इट। टी, ओपीएम के बाद टी की बारी है। देखिए, टी को एक्सपोर्ट किया जाता था 1840 के बाद, क्योंकि ओपीएम वॉर्स हो चुके थे। अब जब ओपीएम वॉर हो गए हैं तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ढूंढने लगे एक ऐसा जगह भारत में जहां पर चाय उग सके। आपको पता है, इट वॉज ओनली आफ्टर 1840s, 1840 के बाद ही भारत में चाय के बगान्स बनने शुरू हो गए। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड फॉर्मेशंस चाहिए होते हैं चाय के उगाने के लिए, उसे आप कहते हैं दुआर फॉर्मेशंस, जहां पर लोमी सॉइल हो, ड्रेंच्ड सॉइल हो, स्लोप्स पे होने चाहिए सॉइल, राइट, वाटरलॉग सॉइल्स नहीं होंगे लेकिन फिर भी इरिगेटेड होने चाहिए। ऐसे सॉइल्स उन्हें कहाँ मिलते हैं? ऐसे सॉइल्स उन्हें असम में मिल रहे हैं, राइट। तो आप देखते हैं कि असम में चाय की खेती 1840 के बाद ब्रिटिशर्स सेटअप कर रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी रिसेंट रिसर्चेस में पता चली है कि सबसे ज्यादा फायदा इस चाय के बगानों से ब्रिटिशर्स को नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के मर्चेंट्स को होता था। जी हाँ, जो स्कॉटलैंड के मर्चेंट्स थे उन्होंने आकर भारत में असम के एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े चाय के बगान खरीदे और चाय की खेती करने लगे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाती है और उसके बाद इन स्कॉटिश मर्चेंट्स को ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्टली काम करना का मौका मिलता है। एंड इट इज दे हु एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस टी ट्रेड। बट बहरहाल वक्त ये हो चला था दैट बाय 1888 मतलब 45 साल बाद ऑफ ओपियम वॉर्स, भारत चाइना से ज्यादा टी एक्सपोर्ट करने लगा। असम कछार हिल्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि 86 मिलियन पाउंड्स टी का एक्सपोर्ट भारत कर रहा था। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का टी के साथ कुछ संबंध होगा। क्या था संबंध? 1773 में 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है। 1773 में अमेरिका के ईस्टर्न पोर्ट पर यानी कि बॉस्टन पोर्ट पर एक पार्टी हुई। वो पार्टी नहीं थी जिसको आप कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी, वो एक्चुअली पार्टी नहीं थी। वहां पर सैमुअल एडम नाम के एक व्यक्ति थे जो इंडिया से आए चाय के पैकेट्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था, उसके पैकेट्स को अटलांटिक ओशन में फेंक रहे। क्यों फेंक रहे थे? बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, चाय के बगान जो बहुत ज्यादा चाय उगा रहे थे भारत में और चाइना से चाय ला रहे थे, वो डंप किया जा रहा था अमेरिका में। अमेरिका वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग टी, लेकिन अमेरिका के लोगों को भी चाय की आदत बनाने की कोशिश की गई बाय ब्रिटिशर्स। और चाय वो पीते भी थे और एक प्रकार से चाय दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी किया जाता था थ्रू अमेरिका। लेकिन अमेरिका में टैक्स वैक्स बढ़ाकर चाय की कीमतों को ज्यादा कर दिया जाता। अमेरिकन का ये मानना था, उस जमाने में तो वो ब्रिटिशर्स के अंदर ही थे, लेकिन वो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ब्रिटिशर्स थे, और उनका ये मानना था कि हम कम दाम पर आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय को यहां पर टैक्स लगाकर ज्यादा दाम में क्यों खरीदें और दूसरों को क्यों एक्सपोर्ट करें। ये उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थिंकिंग थी कि हम ब्रिटिशर्स के इस दोहरे व्यवहार को नहीं झेलेंगे, राइट। आज ज्यादातर अमेरिका चाय नहीं पीता है। ये कल्चरल डिफरेंस है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आती है। दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस टू थिंक कि ज्यादातर अमेरिका कॉफी पीता है, वो कॉफी के आदत, वहां पर कॉफी का कल्चर ज्यादा है, राइट, चाय के कल्चर से ज्यादा। इनफैक्ट चाय का कल्चर आपको यूके में मिलेगा, चाय का कल्चर आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा, चाय का कल्चर आपको इंडिया में मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, उन सभी जगहों पर मिलेगा जहां पर ब्रिटिशर्स रहा करते थे। लेकिन जहां जहां से ब्रिटिशर्स को हटाया गया, एक प्रकार से कल्चरली उन्हें चैलेंज किया गया, जिसमें अमेरिका एक है, और चाय की आदत आप कम देखें। दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन। आप यहां पर देख रहे हैं
चाय की पत्तियों को प्रोसेस करते हुए भारतीय किसान और मजदूर, ये टी चेस्ट्स हुआ करते थे, जिन्हें प्रोसेस किया जाता था, जिन्हें सुखाया जा रहा है, राइट, और सुखाने के बाद पैकेजिंग करके बेचा जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और ओपीएम से अपनी 50% से ज्यादा ट्रेड को अंजाम देती। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसका जीता जागता नमूना है। आगे की बात कॉटन की, द लाइफ लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं अपनी किताब में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दूसरा नाम कॉटन रेवोल्यूशन या टेक्सटाइल रेवोल्यूशन। लुक एट द चार्ट, आप इस चार्ट को देखिए, पर्टिकुलरली 1600 से, बिकॉज देखिए कॉटन एक ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया का जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से उगा रहे हैं और पहन रहे हैं। तो कॉटन को उगाना, कॉटन को पहनना, प्रोसेस करना भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं थी। इंडिगो वॉज अ न्यू क्रॉप, टी वॉज अ न्यू क्रॉप, जिसको आप कहते हैं न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स। लेकिन कॉटन वॉज अ लेगेसी क्रॉप फॉर इंडियंस। हमने कॉटन के वस्त्र पहने थे। कॉटन के बारे में ग्रीक भी बोला करते थे कि वहां पे सिंडोन नाम की एक वस्तु मिलती है जो काफी अच्छी फाइबर होती है, या वो कॉटन हो या इवन सिल्क हो, भारतीय इन सारी टेक्सटाइल्स को बनाने में और पहनने में और उपयोग करने में पारंगत थे। वी वर वेरी मच वेल अडेप्टेड ऑन दिस। लेकिन इसे भी यूज किया गया हमारे खिलाफ। कैसे यूज हो सकता है? तो सी, लुक एट दिस ट्रेड, लुक एट दिस ग्राफ, पर्टिकुलरली आप पीसेस पर ईयर देखेंगे। 1600 से ट्रेस किया जा रहा है। सो 1600 से अराउंड 10 लाख पीसेस पर ईयर से लेके 14 से 16 लाख पीसेस पर ईयर चला जाता है 1815, 1830, 1834 तक। यानी कि ये ग्राफ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंपोर्ट का था, इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। पहले इंपोर्ट कम है और उसके बाद इंपोर्ट ज्यादा है। आप कहेंगे सर कॉटन वहां से इंपोर्ट हो रहा था? नहीं, फिनिश्ड कॉटन प्रोडक्ट वहां से इंपोर्ट हो रहा था। यानी कि हम यहां से भेजते थे कपास, हम यहां से भेजते थे कॉटन प्लांट से प्लक किए गए अनप्रोसेस्ड कॉटन यार्न्स, और उस यार्न्स को वहां पर यानी कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन की मिल्स में प्रोसेस करके कपड़ा बनाकर, शर्ट बनाकर, पैंट बनाकर, धोती बनाकर, साड़ी बनाकर बेचा जाता था भारत। उस द इंपोर्ट आप देख सकते हैं इस इंपोर्ट को बढ़ते हुए। यानी कि वो देश जो कॉटन को पता नहीं 4000 साल से बना रहा है, पहन रहा है, उसी कॉटन को अब भारत से बाहर बेचा जाता था। भेजने के बाद उसे प्रोसेस करके मशीनों के द्वारा वापस इंडिया में भेजा जाता था। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, हाउ इज इट हार्मिंग अस? इट इज हार्मिंग अस बिकॉज हमारे जो भारतीय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे, हमारे जो भारतीय ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स हैं, वो सफर करते थे। हम यहाँ पर जो कपड़े बनाते थे वो हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू बनाते थे, और शायद एक कपड़े बनाने में हमें, एक धोती बनाने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। लेकिन वही चीज एक मशीन जब कर रही थी तो एक दिन में 50 धोती या 50 साड़ी बना सकती। ये हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा कर देता था और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को सस्ता कर देता। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन इंडियन इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ब्रिटेन की मशीन मेड इंडस्ट्रीज के सामने नहीं टिक पाई, एंड दैट इज द मेजर रीजन। एक चीज और मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अबाउट द 1875 डेक्कन रिवोल्ट। भारत में 1875 में एक डेक्कन रिवोल्ट भी हुआ, और ये रिवोल्ट सीधा का सीधा कॉटन से जुड़ा हुआ था। कैसे? सिविल वॉर हो रहा था अमेरिका में 1861 में से लेके 65 तक। अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था जिसपे स्लेवरी के ऊपर डिबेट चल रही थी। अमेरिका भी कॉटन को एक्सपोर्ट करता है, आज भी करता है, और उस जमाने में भी करता था। जैसे ही वहां पर सिविल वॉर चली, वहां से आ रहे कॉटन के ऊपर प्रतिबंध लग गया। कॉटन, द अमेरिकन कॉटन वॉज नॉट इन द मार्केट। अमेरिकन कॉटन थोड़ा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, इंडियन कॉटन शॉर्ट स्टेपल कॉटन है, यानी कि हमारे रेशे छोटे होते हैं कॉटन के, अमेरिकन कॉटन के रेशे बड़े होते हैं। उसकी वजह से अचानक, बिकॉज अमेरिकन कॉटन वॉज नॉट इन द मार्केट, अचानक भारतीय कॉटन की डिमांड बढ़ गई। 65 से लेके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि
61 से लेके 65 तक भारतीय किसानों को बहुत लोन्स दिए जाने लगे, पर्टिकुलरली डेक्कन एरिया में, बिकॉज कॉटन हमारे यहाँ पर ब्लैक सॉइल में ही उगता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन में इट्स अ नेचुरल बेड फॉर कॉटन फार्मिंग। तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, उन्हें फ़ायदा भी हो रहा था और सब कुछ बड़ा चंगा चल रहा था। बट प्रॉब्लम आई जब सिविल वॉर थम गया। अमेरिका में जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ, इंडियन कॉटन की डिमांड खत्म हो गई। जो किसानों को कर्जा दिया जाता था, अब उनके एरिया को एनेक्स किया जाने लगा, यानी कि उनके लैंड को, उनके घर को, उनके ज़मीन को, उनके एनिमल वेल्थ को, सबको जब्त किया जा रहा था, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे लोन्स। उनके कॉटन नहीं बिक रहे थे मार्केट में, एंड दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर लोकल पेजेंट्री। यहाँ तक कि जो लोकल कुनबी पेजेंट्स थे महाराष्ट्र के, वो वहां के मनी लेंडर्स से, यानी कि गुजराती मारवाड़ी मनी लेंडर्स के खिलाफ विद्रोह करने लगे, उनके बही खातों को जलाने लगे। और ब्रिटिशर्स इसके साफ तौर पर जिम्मेदार थे, बिकॉज दे डिड दिस विथ इंडियन फार्मिंग सिस्टम। कॉटन एक प्रकार से किसानों का जो वरदान था वो श्राप भी बन गया लेटर ऑन। आप देख रहे हैं लैंकाशायर कॉटन मिल्स। भारतीय कॉटन मिल्स या भारतीय अगर मैं कहूँ फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में लैंकाशायर को लंका शहर कहते थे। एक्चुअली दो सेंटर्स थे ब्रिटेन में, एक मैनचेस्टर और दूसरा लैंकाशायर। और ब्रिटिशर्स इस बात से काफ़ी प्राउड फील करते थे कि वहाँ पर कॉटन मिल्स जो हैं वो भारतीय कॉटन को प्रोसेस करके बहुत ही अच्छे कपड़े, बहुत ही सस्ते कपड़े बनाती है और भारत में बेचती है। हमारे यहाँ पर कॉटन मिल्स की पद्धति ज़्यादातर शुरू हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। आप समझ सकते हैं इस टाइम पीरियड को, यानी कि almost from the time that Britishers were there in India till 1914, they did not think it right. उन्हें ये नहीं लगा, ये ज़रूरत कि भारत में कोई फैक्ट्री बना दें ताकि भारतीय किसान या भारतीय मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर कर रोजगार कमा लें। चलिए कॉटन मिल से फ़ायदा उनको होगा, लेकिन कम से कम भारतीयों को तो या भारतीय कामगारों को तो फ़ायदा होगा। The earliest cotton mills in India were coming indeed from 1854. 1854 से इंडिया में कॉटन के मिल्स बन रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मिल्स बने 1914 के बाद, और ज्यादातर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा मिल बने 1914 के बाद ही, उसके पहले नहीं बन रहे। So that is the problem with what you call as commercialization of agriculture. Finally, इंडिगो की बारी आती है। That how come indigo was used? तो फॉर एग्जाम्पल इंडिगो को भी कोवर्शन के थ्रू यूज किया जाता था। इंडिगो में 3 खटाई सिस्टम थी, जिसके तहत आप 1/3 अपना लैंड जो है इंडिगो को ज़रूर देंगे प्रोडक्शन के लिए। और ये इसलिए होता था बिकॉज 1829 तक, टिल 1829 ब्रिटिशर्स वर नॉट अलाउड टू ओन लैंड, राइट। अगर मैं प्लांटर हूँ, पर्टिकुलरली अगर मैं वो मर्चेंट हूँ जो इंडिगो में ट्रेड करता है, तो मुझे तो इंडिगो चाहिए, तो मैं ज़मीन खरीद सकता हूँ। हालांकि ये फैसिलिटी अगर मैं कहूँ 1829 तक नहीं दी गई थी ब्रिटिशर्स को। 1829 के बाद प्लांटर्स कुड बाय एंड सेल लैंड। ओके, प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन प्लांटर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी कर सकती थी ये काम, प्लांटर्स नहीं कर सकते, मतलब एक प्राइवेट मर्चेंट काम ये नहीं कर सकते। बहरहाल ऐसा होता है, और इसी के वजह से कल्टिवेटर्स वर कोअर्स्ड, यानी कि उन्हें जबरदस्ती पैसा दिया जाता था और उनके प्रोडक्ट को बड़े ही कम दाम पर भी खरीदा जाता था, बिकॉज नीलामी भी नहीं हो सकती थी कि मान लीजिए मैंने इंडिगो उगाया और 4 मर्चेंट मेरे पास खड़े हैं, ऐसा भी नहीं होता था। खड़े होते थे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, राइट। वही ऑफिशियल्स जो आपको पैसा दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा दाम पर क्यों लेंगे आपसे प्रोडक्ट? बिकॉज अगर मार्केट में एक खरीदार है तो वो मोनोपोली होती है, तो वो खरीदार जितने में कहेगा उतने में आपको सामान देना पड़ेगा, राइट। तो ये डबल वैमी जो है ये क्रिएट की गई 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के अंदर के लीडरशिप में इंडिगो रिवोल्ट शुरू होता है। दीनबंधु मित्रा इसको लिख रहे थे एज द ब्लू डेविल,
दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा, नील दर्पण। वो इस प्ले की एक पर्ची है और इस प्ले को लेकर काफी विवाद भी हुआ, राइट। मैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे। इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं इंडिगो के ऊपर। बहरहाल इंडिगो वाज अ नेचुरल डाई। बाद में अचानक इंडिगो की पैदावार बंद कर दी जाती है, लिटरली बंद कर दी जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, इज बिकॉज फ्रांस और जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई आ चुके थे, यानी कि वो आर्टिफिशियली कलर इंडिगो चढ़ा रहे थे कपड़ों पे। और जैसे ही आर्टिफिशियल डाई का आविष्कार हुआ यूरोप में, नेचुरल डाई को एक प्रकार से छोड़ दिया गया, किसानों को भी एक प्रकार से छोड़ दिया गया, राइट। दैट वाज द प्रॉब्लम। फाइनली कॉमर्शियलाइजेशन के बाद अब बारी आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कि किस प्रकार से ड्रेन चल रहा था या किस प्रकार से भारतीय लोगों से वेल्थ नोचा जा रहा था या ड्रेन किया जा रहा था। दादा भाई नौरोजी किताब लिख रहे थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये पब्लिश हो रही। लेकिन ड्रेन की असली थियरी एक्चुअली इससे पहले कोई और नहीं, एक ब्रिटिशर ही दे रहे थे, जिसका जिक्र दादा भाई नौरोजी इस किताब में करते हैं। इतना ही नहीं, काफी दूसरे हिस्टोरियंस भी अपनी किताब में ड्रेन थियरी के ओरिजिनलिटी का डिस्कस करते हैं कि सिर्फ दादा भाई नौरोजी नहीं दे रहे थे ड्रेन थियरी। इट वाज आल्सो आरसी दत्त और साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, ये कुछ ऐसे भारतीयों के नाम हैं जिन्होंने मिलकर एक प्रकार से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था उसका ढांचा हमें बताया। लेकिन जो असली कहानी है वो जॉन स्ट्रेची ही बता रहे थे। जॉन स्ट्रेची वाज अ मेंबर ऑफ इंडियन फेमाइन कमीशन। भारत में सूखा कमीशन जो है वो काफी बार लागू होते थे कि कैसे सूखे से पार पाया जाए। और इसी लेक्चर के दौरान 1878 में एक लेक्चर दे रहे थे सर जॉन स्ट्रेची, उसी के दौरान उन्होंने डिटेल में बताया, एक ब्रिटिशर ने ही बताया कि कैसे इंडिया से वेल्थ लाया जाता है ब्रिटेन में। हालांकि ये मैकेनिज्म हमें सबसे अच्छा सुमित सरकार की किताब में बताया जा रहा है। सुमित सरकार की किताब है मॉडर्न इंडिया। ये पेज भी मैंने मॉडर्न इंडिया से लिया है, ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग शेखर बंदोपाध्याय, बट मेरा काम है कि जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं उसे आपके सामने पेश करना। हालांकि हम अपने क्लास लेक्चर्स में और डिटेल में बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि जब हम क्लास में पढ़ेंगे सो हम एक किताब नहीं 2, 3, 4 किताब को मिलकर पढ़ेंगे। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू स्टार्ट फॉर P2I बैचेस। आप P2I बैचेस पर जाइए, कोर्स में एनरोल करिए, यूज द कोड ASHLIVE एंड सी टू इट दैट इट्स नॉट जस्ट हिस्ट्री, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी भी पढ़ना है, राइट। तो एक समग्र तरीके से एक साथ जो सब चीज़ आपको मिले वो करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द प्रिपरेशन ऑफ UPSC। तो मैं बता रहा था आपको द ड्रेन थियरी। सिंपल सी चीज़ है ड्रेन की थियरी में, द पेमेंट ऑफ ब्रिटिश सर्विसेज डन बाय इंडियन मनी। बस कि ब्रिटेन में जो सर्विसेज उन्हें चाहिए थी वो भारतीय पैसे से हो रही थी। आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? बड़ी सिंपल सी घटना होती थी। इस ऊपर वाले हिस्से को देखिएगा, ठीक है। यहां पर लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अगर मैं गया, मान लीजिए मैं एक ब्रिटिश मर्चेंट हूं, ठीक है, और मुझे भारत में चाय की खेती करनी है, लेकिन भारत में मैं मान लीजिए 1 लाख पाउंड तो लेके नहीं जाऊंगा बिकॉज रास्ते में लूटा जा सकता हूं, या मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहां से पैसा वहां पे लेके जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाऊंगा जो ब्रिटेन में बैठते थे। इंडिया ऑफिस था लंदन में, राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1857 के बाद बनते हैं, राइट। तो ये भारत का सब कुछ काम देखते थे, इनफैक्ट वॉइसरॉय भी इनके नीचे ही काम कर रहे थे। तो मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाऊंगा, मैं एक ब्रिटिश मर्चेंट हूं, आई विल गिव हिम पाउंड्स फॉर मीटिंग माई होम चार्जेस। जो भी पैसा मुझे भारत में चाहिए वो मैं इनको दे दूंगा पाउंड्स के रूप में, ठीक है। तो मैंने दे दिया एरो इनके पास में। ये मुझे क्या देंगे? ही विल गिव मी अ काउंसिल बिल, ही विल गिव मी लाइक अ चेक, ठीक है, लाइक अ डिमांड ड्राफ्ट। तो ये मुझे एक काउंसिल बिल देंगे
मान लीजिए कि मैंने 10 लाख पाउंड उन्हें दिया, तो वो मुझे 10 लाख पाउंड का चेक बनाकर दे देंगे, उसे हम कहेंगे काउंसिल बिल। वो चेक लेके मैं जाऊंगा ब्रिटिश परचेजर बन के ऑफ इंडियन गुड्स। मैं कहाँ जाऊंगा? भारत में जाऊंगा। मैं भारत में जाऊंगा, मैं भारत में बैठे हमारे वॉइसरॉय को कहूंगा कि भैया मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने ये चेक दिया है, उसको जरा आप कैश करवा दो प्लीज। एज सिंपल एज दैट। तो वो मुझे कैश करवा के देंगे, लेकिन वो जो मैं पाउंड में नहीं देंगे, वो मुझे किस में देंगे? रुपीज में। ये पैसा मैं यूज करूंगा, और अगर मैं 10 लाख पाउंड दे रहा हूं तो मुझे हो सकता है 20 लाख रुपए मिल जाए। ये था खेल, आप समझ रहे हैं? ये भी था खेल, बिकॉज कन्वर्जन रेट्स ज्यादा थे, राइट? एनीवेज, मैं काउंसिल बिल दूंगा, वॉइसरॉय साहब मुझे पैसा देंगे, उस पैसे से परचेज ऑफ इंडियन गुड्स, मैं इंडियन गुड्स परचेज करूंगा। एज सिंपल एज दैट। ये काम हुआ करता था, ये तामझाम हुआ करता था। यानी कि पाउंड का पाउंड ब्रिटेन में रह गया, यहां पर वॉइसरॉय के पास पैसा कहां से आ रहा था मुझे देने के लिए? मैं एक ब्रिटिश मर्चेंट हूं, मैं तो पैसा फिजिकली लेके नहीं गया, लेकिन इनके पास कहां से आ रहा है? इनके पास आ रहा है वही भारतीयों का टैक्स पेयर मनी। एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिर्फ यही चेक नहीं इशू करते थे वॉइसरॉय के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बहुत सारा चेक इशू करते थे वॉइसरॉय के लिए। कौन से चेक होते थे? सबसे पहला, डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, उन्हें जो डिविडेंड मिलता था अपने शेयर्स में, वो भी काउंसिल बिल्स के थ्रू ही मिलता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते थे कि जाओ भैया वॉइसरॉय से ले लो, बिकॉज डिविडेंड मिलना है आपको। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट रेज्ड अब्रॉड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोन बाहर भी उठाती थी, उस पर भी ब्याज देने का काम वॉइसरॉय ही करते थे, तो वो भी ड्रेन था। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, होम चार्जेस। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक होम चार्जेस भी प्रेस करते थे। कि होम चार्जेस का मतलब है सिंपल तौर पर कि मेरी सैलरी कहां से आएगी। अगर मैं एक ब्रिटिश ऑफिसर हूं, तो ब्रिटिश ऑफिसर को सैलरी उसके घर में मिलनी चाहिए, यानी कि ब्रिटेन में मिलनी चाहिए, उसके घर परिवार वाले को मिलनी चाहिए। तो वो सैलरी आप होम चार्जेस, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर जो पैसा ब्रिटिश मर्चेंट्स दिया करते थे, दोज हु वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया, वो होम चार्जेस में चला जाता था, राइट? तो सैलरीज होगी, पेंशन्स होंगे, वो भी। रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि रेलवेज बनाने के काम में जो लोन्स लिए जाते थे, वो भी होम चार्जेस से ही पूरे होते थे। एंड लास्टली, अगर मान लीजिए इरिगेशन सर्विसेज भी हैं, ये भी ड्रेन का एक पार्ट हुआ करते थे कि इरिगेशन सर्विसेज, भारत में इरिगेशन काम करवाना है, कैनाल्स बनवाने हैं या रेलवेज बनवाने हैं, तो उसका लोन कहाँ से आएगा? अगर लोन मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से ले रहा हूं, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? ये सब कुछ होम चार्जेस से आता था, और ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पे करती थी, यानी कि वॉइसरॉय ही पे करते थे। आई होप आपको अब ये समझ में आ रहा होगा। एज सिंपल एज दैट। ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ। नाउ, ड्रेन ऑफ वेल्थ के थियरीज है अलग अलग, और अलग अलग स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस हैं जो ये मानते थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ अच्छा भी था और बुरा भी था। कैसे? हम देखते हैं। जॉन सुलिवन है, वो रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने बड़े अच्छे से बताया था कि देखो हमारा काम कैसा है। एक्चुअली ये इंडियन हिस्टोरियंस ये इनका स्टेटमेंट यूज करते हैं, पर्टिकुलरली शिखर बंदोपाध्याय भी अपनी किताब में इस स्टेटमेंट को काफी अच्छे से हाईलाइट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आवर इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ स्पॉन्ज। बड़ी सिंपल सी चीज है कि हमारी स्पॉन्ज की तरह इकोनॉमिक पॉलिसी है। भाई गंगा में स्पॉन्ज को डालो, गंगा का पानी सोक करो और उसको स्क्वॉश करो थेम्स में, यानी कि थेम्स जो ब्रिटेन की नदी है, वहां पर जाके उसे निचोड़ दो। तो गंगा में खींचा पानी, और पानी निचोड़ा कहां में? ब्रिटेन में। बात खत्म। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये इनके रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर कह रहे हैं, सर जॉन सुलिवन, राइट? दिस कैन बी इवन अ क्वेश्चन इन मेंस। यूपीएससी जो है स्टेटमेंट्स के थ्रू भी क्वेश्चन पूछती है।
एक्चुअली इसके बड़े थॉट्स हैं। कॉलोनियल स्कूल का ये मानना है, कॉलोनियल स्कूल ये कहती है, यानी कि ब्रिटिशर्स के जो हिस्टोरियंस थे वो ये कहते थे कि देखिए, आप नेचर ऑफ एसेट को देखिए जो ब्रिटेन आपके लिए बना रहा था, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आपके लिए बना रहे थे, आपके लिए रेलवेज बना रहे हैं, आपके लिए इरिगेशन कर रहे हैं, इसे आप पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझिए। ये कर आप ही के लिए रहे थे, आप ही रेलवे में चढ़ रहे थे, आप ही कैनाल का पानी जो है अपने खेतों में यूज कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, इरिगेशन हो रहा था। तो जो कुछ भी आपके लिए बनाया गया तो उसके लिए आप ही से पैसा लिया जाएगा। अगर आर्मी के चार्जेस हैं, अगर पेंशन्स हैं या सैलरीज हैं, तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत में आप ही के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ही से ना पैसा लिया जाएगा। सिंपल सी बात। ये कौन कह रहे हैं? कॉलोनियल हिस्टोरियंस। एक और हिस्टोरियन थे टॉमिल्सन, वो कहते हैं कि देखिए ओनली 17 मिलियन पर एनम जाता था। बोल रहे थे ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आप इसको ड्रेन कह ही नहीं सकते हो। जो टोटल रेवेन्यू था भारत का उसका मात्र 2% है 17 मिलियन। दैट इज व्हाट हिस्टोरियन से, पर्टिकुलरली टॉमिल्सन सेज, कि जितना रेवेन्यू भारत जनरेट कर रहा था उसका बस 2% ब्रिटेन ले रहा है। फॉर व्हाट? फॉर पेंशंस, फॉर सैलरीज, फॉर इंटरेस्ट। तो आप इसको ड्रेन कहोगे? बाकी का पैसा तो भारत में ही है, 98% इंडिया में है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो ड्रेन है? राइट। सो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। उसके बाद में हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने बाद में हिस्ट्री लिखनी शुरू की, जिसमें के एन चौधरी, मुजफ्फर आलम हैं, उनका कहना था कि देखिए, आप फोकस करिए होम चार्जेस पे और ट्रेड सरप्लस पे। कि सिर्फ होम चार्जेस से ड्रेन नहीं हो रहा था। यहां पर बात आती है सिर्फ दाताभाई नौरोजी की किताब की नहीं, आरपी दत्त की भी। तो आरपी दत्त अपनी किताब में कह रहे हैं ना इंडिया टुडे में कि देखो, हर चीज में ट्रेड सरप्लस था ब्रिटिशर्स के लिए। टी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टी में ट्रेड सरप्लस है, ओपीएम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें सरप्लस है, कॉफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सरप्लस है, कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें है, इंडिगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें, जूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो घाटा कहां पे हो रहा था ब्रिटिशर्स को? उसे भी तो जोड़िए, बिकॉज वो उग रहा था भारत में, ओपीएम उग रहा है भारत में, कॉटन उग रहा है भारत में, चाय उग रहा है भारत में, लेकिन पैसा कौन कमा रहे हैं? ब्रिटिशर्स। आप उसको कहां जोड़ेंगे? वो होम चार्जेस और ट्रेड सरप्लस का पार्ट नहीं है तो क्या हो गया? लेकिन वो भी तो भारत की संपत्ति थी जो ड्रेन की जा रही थी। क्या आप इसे नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। राइट। तो दिस इज व्हाट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस यूज्ड टू से। उसके बाद में रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस आए, और क्योंकि हम शिखर बंदोपाध्याय कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑल्सो। तो कुछ रिविजनिस्ट स्कूल थे जिन्होंने मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखा, यानी कि 1980s के बाद लिखा, जिसमें मार्क्सिस्ट स्कूल भी आती है। तो उनके हिस्टोरियंस कह रहे थे कि ग्रोथ तो हुआ, लेकिन इनइक्विटेबल ग्रोथ हुआ। कि चलिए, हम आपकी बात मानते हैं कि आपने रेलवेज, इरिगेशन का काम हमारे यहां पर किया, आर्मी जो स्टेशन की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाया, लेकिन इसका एंड क्या था? आपने मेंटेन क्यों करवाया? वही कह रहे हैं, अगर आपने इरिगेशन किया तो इरिगेशन के ऊपर हाई वाटर टैक्स लगा दिया। पंजाब कनाल कॉलोनी 1907 में एक बहुत बड़ी प्रकार से रिवोल्ट होती है। वहां पर प्रॉब्लम वाटर टैक्स का ही था। एग्रीकल्चर, बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर अगर आपने बढ़ाया तो सिर्फ कैश क्रॉप बढ़ाया। अभी हमने देखा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और फिर बाद में कहते हैं रेलवेज। देखिए, रेलवेज पर्टिकुलरली मार्क्सिस्ट और रिविजनिस्ट हिस्टोरियन हमें बताते हैं, दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट, कि रेलवेज जब पहले बन रहा था भारत में, तो वो लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बन रहा था। दैट वाज नॉट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले रेलवे कहाँ बन रहा है? थाने से मुंबई के बीच में बन रहा है। क्यों बन रहा है? लोगों को ले आने जाने के लिए नहीं। कॉटन जो डेक्कन में उग रहा था, उसको हिंटरलैंड से लेके पोर्ट तक ले जाने के लिए, यानी कि मुंबई के पोर्ट से कॉटन को एक्सपोर्ट करना है। तो थाने से या बेलगाम से या बेरार से कॉटन लेके आएंगे, तभी तो मुंबई में बेचेंगे, तभी तो सूरत में बेचेंगे, तभी तो वहां से एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसको ले जाने के लिए डेलहाउजी अगर 1854 1853 में रेलवेज बना रहे हैं, तो वो कौन सा हमारा भला कर रहे हैं? वो कौन सा भारतीयों का भला कर रहे हैं? वो तो भारतीयों को या भारत को और निचोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो अलग बात थी कि बाद में रेलवेज को यूज किया गया फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है कि गांधी जी कहा करते थे दैट रेलवेज आर अ स्टोर हाउस और अ मैसेंजर ऑफ डेथ।
वो इसलिए कहते थे कि रेलवेज की वजह से अगर मान लो कलकत्ता में हैजा फैला है तो बॉम्बे भी हैजा आ जाता था। उनका ये मानना था कि प्लेग उस जमाने में भी हमें काफी परेशान किया करता था, जैसे आज कोरोना हमें परेशान किए हुए हैं, विच इज आवर एज पैंडेमिक। तो उस प्रकार से प्लेग वॉज पैंडेमिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लेबरर्स के मूवमेंट की वजह से कोरोना बढ़ रहा है, उस जमाने में गांधी जी भी कहा करते थे कि रेलवेज के मूवमेंट की वजह से हैजा बढ़ रहा है। राइट? आप किस तरफ हैं डिबेट के, आप ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू द वे रेलवेज वाज आल्सो यूज्ड, ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, इट वाज नॉट फॉर द एंड। आर्मी की बात हो रही है कि आर्मी हमने लॉ एंड ऑर्डर, कॉलोनियल हिस्टोरियंस कहते हैं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर आर्मी दिया, तो भाई किसके लिए दिया? आपने वॉर्स झेला या किया भारतीय राजाओं के खिलाफ। यू डिड वॉर्स, एंग्लो पंजाब वॉर्स, आपने क्या भारतीयों के लिए किया? ये क्या पंजाब के लोगों के लिए किया? रणजीत सिंह के वंशजों के साथ लड़ाई क्या भारतीयों की हामी के बाद की गई? हाउ डज इट हेल्प इंडियन लॉ एंड ऑर्डर? जब आपने मराठाओं के साथ युद्ध किया, हाउ डज इट हेल्प इंडियन लॉ एंड ऑर्डर? जब आपने बंगाल में युद्ध किया प्लासी का, या जब आपने बक्सर में युद्ध किया प्लासी का, हाउ डज इट हेल्प इंडियन लॉ एंड ऑर्डर? और इस युद्ध की भरपाई भारतीय क्यों करे जो आप थोप रहे थे भारत पे? दिस वाज एक्चुअली अप हीलिंग द लॉ एंड ऑर्डर, राइट? कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को खत्म किया, या हमारे लॉ एंड ऑर्डर को या प्रॉब्लम्स को और बढ़ाया, और उसका पैसा भी आप हम ही से ले रहे हैं। तो ये बात रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस हमें बताते हैं, एंड विच एक्चुअली स्टैंड्स ट्रू टू द पॉइंट। और फाइनली मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट आई विल गिव यू वन टफ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और वो क्वेश्चन यही है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें ताकि आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख सकें। एग्जामिन एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। सबसे पहला, दादाभाई नौरोजी gave this theory on his independent research in a speech in British Parliament। क्या उन्होंने एक स्पीच देकर इंडिपेंडेंट रिसर्च के साथ ये थियरी दी? सेकंड, सर जॉन स्ट्रैची, member of the Fayman Commission, commented about the mechanism of drain of wealth। Third, the drain theory only talked about the bullion loot Britishers engaged during the period of 1757 to 1857। क्या सिर्फ बुलियन लूट के बारे में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है जो 1757 से 1857 तक चल रही थी? उसके बाद की थियरी नहीं है क्या ये? और लास्टली, वेलबाई कमीशन, जो एक कमीशन बनता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसके लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ के एक्विजिशंस पर जांच करने के लिए। वेलबाई कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन दिस टॉपिक, हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कोई भारतीय रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। आई नो दीज, अगर आप लेक्चर्स आपने ध्यान से सुना है, इट्स वेरी इजी फॉर यू, बट अगर आप किताब को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, particularly शेखर बंदोपाध्याय ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, if you'll just read Spectrum, if you'll just read any other, just अगर मैं कहूँ prelims oriented या just factual oriented objective book, तो आपके लिए ऐसे questions solve करना टफ हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, मंशा ये होनी चाहिए, you sweat more in peace so that you bleed less in war, right? तो प्लीज कमेंट द राइट आंसर। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में इसका सही आंसर आपको जरूर दूंगा। तो ट्राई एंड कमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। फाइनली, इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस, यू कैन कम टू मी विथ माय टेलीग्राम चैनल। बिफोर आई गो दैट, ईपीएफओ की भी बैचेस हमारी चल रही हैं, पर्टिकुलरली 17 अप्रैल को बैचेस शुरू होने हैं। इसके कोर्सेज के प्राइस और भी कम है बिकॉज आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट द प्रीलिम स्टेज, बट ऑफ कोर्स वी विल आल्सो मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर द अदर स्टेजेस, राइट, एज वेल इन द एग्जाम। सो टेक एडमिशंस, आप इस पे भी एडमिशंस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड एग्जाम के डेट्स भी आउट हो चुके हैं, एग्जाम के डेट्स भी सामने आ चुके हैं, यू डोंट हैव मच टाइम टू थिंक अपॉन, राइट? यूज द कोड ASHLIVE, टेक एडमिशंस इन ईपीएफओ। इसके क्लासेस ऑलरेडी एक बैचेस के चल रहे हैं, तो ये दूसरा बैच है, राइट? रिक्रूटमेंट टेस्ट बैच है, दिस इज बैच नंबर 4। यू कैन इमेजिन दैट ऑलरेडी मेनी पीपल आर अहेड देन यू, व्हाई आर यू थिंकिंग? आप एडमिशंस लीजिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, राइट? इसके क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। फाइनली, इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस,
आप इस लिंक पर मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं. यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन गिव सजेशंस. और नेक्स्ट क्लास में लास्ट एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.